जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर जो person होता है उसकी स्टेटमेंट को आप फॉलो करके उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब एंड पे इस तरह से लिखते हैं ना कि दस द नॉवल बिकम्स एन ऑर्गेनिक होल इन विच द स्टोरी, इस तरह से उसने लिख के एक कंक्लूड कर दिया है अपने जो स्टेटमेंट थी ना उसको लिखते हुए उसने अपना जो आंसर है उसको कंक्लूड कर दिया है। तो आप इस तरह से जब आप स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं ना, फिर आप एंड पे वही स्टेटमेंट यूज करते हुए बताते हैं कि यानी कि हमने जो पीछे बात की है उसको लेके हम ये कह सकते हैं कि वाकई एक जो नॉवल है उसके अंदर इस तरह से इवेंट्स होते हैं या जो भी प्लॉट कंस्ट्रक्शन है इस तरह से हुई है। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट है जो आपके वो स्टार्ट में हमने डिस्कस की है, गिवन है। In this novel, not only the story and characters are integrated with their social environment, सिर्फ स्टोरी कैरेक्टर्स ही जो है वो आपस में सोशल इन्वायरमेंट के साथ ज्वाइन नहीं है, बल्कि दे आर आल्सो वेल इंटीग्रेटेड विद फिजिकल इन्वायरमेंट। सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट नहीं बल्कि फिजिकल इन्वायरमेंट से भी वो जॉइंट हैं, यूनाइटेड हैं आपस में। एज ए कैरेक्टर्स इन द लोम शायर जो है ना ये कंट्री है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। नॉट ओनली हैज इट्स कंट्री उस टाइम पे था, अभी आई डोंट नो इसको एक सिटी फॉर्म में शायद लेते हैं या फिर एक जो है ना वो प्लेस होल्डर की तरह से ना जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो है ना वो रूल करती है। तो इसको लोम शायर उस टाइम पे एक कंट्री था। नॉट ओनली हैज इट सॉफ्टनेस एंड फर्टिलिटी, यानी कि इस जो वो जो जगह थी जहाँ पे वो रह रहे थे वो कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ये इनकी उस जगह की सॉफ्टनेस और फर्टिलिटी नहीं थी, बल्कि बट दे हैव आल्सो इट्स हार्डनेस एंड इट्स स्पिरिचुअल डेडनेस। यानी कि वहाँ पे सिर्फ आपको सोशल इन्वायरमेंट नहीं मिलता बल्कि आपको फिजिकल इन्वायरमेंट भी मिलता है। वहाँ पे आपको सॉफ्टनेस मिलती है तो एक तरफ हार्डनेस भी मिलती है, एक तरफ स्पिरिचुअल डेडनेस भी मिलती है, जो कि आपने जाना देखी है हर कैरेक्टर के थ्रू देखी है कि उनकी स्पिरिचुअल डेडनेस कैसे है, हार्डनेस कहाँ पे होती है, सॉफ्टनेस कहाँ पे होती है। तो दोनों चीज़ें ऑब्वियसली रियलिटी में दोनों चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है। कोई भी इंसान किसी तरह से परफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई जगह किसी तरह से परफेक्ट हो सकती है। डीना इज प्रीचिंग ऑन हे स्लोप ग्रीन स्लीव्स, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे डीना जब वो प्रीच कर रही होती है हे स्लोप के अंदर तो ग्रीन लीव्स पे बैठ रहती थी, बट द ऑडियंस विद रेयर एक्सेप्शंस रिमेन अनटच्ड। लेकिन ऑडियंस जो है एक तरफ ऑडियंस का उस तरफ वो फोकस नहीं होता और वो जो है उसकी तरफ अनटच रहते हैं और अपनी ऑडियंस का भी उस तरह से लाइक इतना डिटेल में उनकी जो एक कहने के रिलेशन है टुवर्ड्स नेचर उस तरह से नहीं बताया जाता, क्योंकि रियलिस्टिक नावल है, इसके अंदर रोमांटिसिज्म फिर हो जाएगा, वो रोमांटिसिज्म के पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर नेचर को के साथ ऑडियंस को भी इस तरह से ज्वाइन किया जाए ना, इंटीग्रेट किया जाए तो फिर वो रोमांटिसिज्म के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रीन लीव्स या नेचर के साथ थोड़ा सा कंडक्ट किया गया है, किसी को इंटरेक्ट किया गया है, तो वो हेज लॉग के अंदर जीना नजर आती है प्रीचिंग करते हुए, अदरवाइज ऑडियंस में आपको कोई नजर नहीं आता। दे आर नॉट रिसेप्टिव टू रिलीजन। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लेके रेलिवेंट नहीं होगा? हाँ, रेलिवेंट। रेलिवेंट, रेलिवेंट भी कह सकते हैं। इसमें यानी वो रिलीजन से खुद को कनेक्ट नहीं रखा हुआ था उन्होंने, उस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं थे कि वो रिलीजन की तरफ अपने आप को कनेक्ट रखते। ठीक है, फॉर देयर लाइफ ऑफ ईज एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, अपनी जिंदगी का जो ईज कहते हैं एफर्ट करना, किसी किसी जगह। आसानी। हाँ, आसानी। आसानी, एफर्ट करना, इस सेंस में आता है। तो वो जो ज़िंदगी के उनके एफर्ट्स हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं या जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें वो रिलीजन को उस तरह से फोकस नहीं करते हैं। एंड सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं अपने आप को जो प्रायोरिटी देते हैं, प्लेजर सीकिंग जो होते हैं ना पीपल, अपने आप को अपने प्लेजर के लिए, यानी कि अपने आप को खुश रखना। अपने आप को खुश रखना, अपनी खुशी पे फोकस करना, उनको सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं। हैज मेड देम स्पिरिचुअल डेड, यानी कि उनको बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने मजहब से दूरी और अपनी जिंदगी के जो प्लेजर्स हैं और एफर्ट्स हैं उनके पीछे भागने वाले और जो खुद अपने आप पे फोकस करने वाले, ज्यादा अपने आप पे जो सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं फिर।
उनका ज़मीर फिर जो है ना वो मर जाता है, मतलब वो दूसरों के बारे में या गुड डीड्स के बारे में वो नहीं सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड एडम इज़ हार्ड एंड सेल्फ राइटियस। एडम जो है वो एक हार्ड और सेल्फ राइटियस पर्सन है। हैटी इज स्टबन, स्टबन या बहुत ज़िद्दी होते हैं जो। एंड आर्थर इज सेल्फ इंडल्जेंट, और जो आर्थर है वो सेल्फ इंडल्जेंट है, जो अपनी प्लेजर के लिए उसने हैटी को यूज़ किया। बट ऑल हिज कैरेक्टर्स डेवलप विद द ग्रोथ ऑफ प्लॉट। उनकी जो ग्रोथ है वो प्लॉट के साथ होती हुई नजर आती है नॉवल के अंदर। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द नेचुरल बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल चेंजेस विद द चेंज इन द फॉर्चून ऑफ पुअर हैटी। यानी कि उसके जो फॉर्चून है, उसके जो एक पेट उसकी चल रही है, उसके चेंज के लिहाज से उसका जो नेचुरल बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के साथ बुरा टाइम चल रहा है या हार्श टाइम चल रहा है तो वो तूफान या बारिश या इस तरह का दिखाते हैं environment. Her early happy life is passed in the healthy environment of Heslow. Early life जो उसने बहुत एक सिली टाइप का जो होती हैं लड़कियां अपने आप में रहने वाली, तो जी हो गई पालसा नमक ला के environment में उसने जो है वो दूजी गली च पा दे थोड़ा। From here she goes to the barren and rocky stony shire. Barren means barren बंजर किसी वेस्ट या बंजर हाँ जी, वेस्ट जो लैंड होती है ना उसको कहते हैं वेस्ट टाइप का जो लैंड का एरिया या बंजर जहाँ पे आबादी कम होती है। शी गोज टू द बैरन एंड रॉकी स्टोन शायर वेयर शी इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ। और उस जो वो बंजर इलाके में जाती है जहाँ पे अपने वो बच्चे को छोड़ आती है और चाइल्ड मर्डर के इल्जाम में वेयर शी इज कन्विक्टेड, उसको फिर जो वो सजा मिलती है एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। Thus the seasonal changes are also very carefully noted. Seasonal changes जो सीजन के लिहाज से चेंजेस आते हैं नॉवल के अंदर, जैसे इंडियन जो सीरीज हैं उसमें सीजनल या जो उनके त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, वो उनके जो ड्रामा है उसके अंदर भी जो है ना दिखाए जा रहते हैं। तो सीजनल चेंजेस ये होती है कि सीजन के लिहाज से नॉवल के अंदर भी दिखाया जाता है कि अब ये सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में कैरेक्टर्स को उस लिहाज से वो एक्ट करवाया जाता है। Carefully noted and well integrated with the changing fortunes of the major characters. उनकी जो fortunes है जिस तरह से changes आती हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी किस्मत में changes आती हैं, उस लिहाज से जो है वो seasonal changes लेके आए, उनको join किया जाता है, बल्कि किया गया है नॉवल के अंदर। Furthermore, the heterogeneous material of the novel has been organized in an elaborate system of parallelism and contrast. Parallelism वही आ गया and contrast जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। heterogeneous मटेरियल होता है ऐसा मटेरियल जिसको जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है या डिफरेंट टाइप के होते हैं चीज़ें। ठीक है, heterogeneous जो आपस में डिफरेंट होती हैं या अपोजिट होती हैं। Material of the novel has been organized in an elaborate system of parallelism and contrast, यानी कि एक पैरेलल एक सीक्वेंस के साथ एक बैलेंस के साथ लेके अपोजिट चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है। The 6 books of the novel divide themselves into 3 symmetrical parts. ये इस नॉवल की 6 बुक्स हैं और इनको कहा जाता है कि 3 symmetrical parts में इसको डिवाइड किया जाता है। Each with a central motive of its own. हर एक जो है ना अपने आप में एक सेंट्रल मोटिव को शो कर रही है। ठीक है, सेंट्रल मोटिव होता है एक पैटर्न, एक जो फॉर्म या पैटर्न को कहते हैं। द सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बुक 1 इज द असेंबली ऑफ द विलेजर्स टू हेयर द प्रीचिंग ऑफ जीना मोरिस। ठीक है, यानी कि हर एक जो एक सिमेट्रिकल पैटर्न सिमेट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं उसका मतलब यह है कि हर बुक के अंदर जो सेंटर आइडिया है या सेंट्रल फोकस जो होता है ना वो है। तो बुक 1 के अंदर सेंट्रल फोकस जो था ना वो ये था कि असेंबली ऑफ विलेजर्स, यानी कि विलेजर्स का असेंबल होना, एक जगह पे इकट्ठे होना। तो हियर द प्रीचिंग ऑफ जीना मोरिस जो वो तबलीग के सिस्टम में जो प्रीचिंग के लिए जो करती थी लोगों को, जैसे यहाँ पे बयान वगैरह किया जाता है, इस तरह से वो लोगों को प्रीचिंग करती थी लोगों की, तो वो उसको सुनने के लिए लोग वहाँ पे असेंबल होते थे। तो वो बुक 1 में वो चीज़ दिखाई गई है।
In book 3 the central incident is the assembly of the villagers. सेंट्रल इंसिडेंट जो होता है ना, बुक 3 में एक सेंट्रल इंसिडेंट है, उसमें विलेजर्स को एक ऑनर के तौर पे, ऑथर का बर्थडे होता है, उसमें ऑनर के तौर पे उनको बुलाया जाता है फीस्ट के लिए, ठीक है। फीस्ट होता है ना, दावत या कोई खाने की दावत देना, तो खाने की दावत दी जाती है सारे विलेजर्स को, वहाँ पे वो असेंबल होते हैं। तो वो जो सेंट्रल इंसिडेंट है ना वो बुक 3 में होता है। तो जो उन्होंने 5 to 6 बुक्स में जो सेंट्रल आइडियाज है ना या सेंट्रल पॉइंट्स हैं, हर वो उन्होंने 3 पार्ट्स कहे हैं। एक पार्ट ये था दीना मोरिस का, दूसरा ऑर्थर के बर्थडे वाला, ठीक है, जो बुक 3 में हुआ। और इन बुक 6 द हार्वेस्ट सुपर इज द फोकल इंसिडेंट। हार्वेस्ट सुपर जब फसल की कटाई की जाती है तो उसमें जो है लोग ये बहुत सारे आपको फोकलोर सुनने को मिलेंगी कि हमारे शायद इलाके में नहीं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब फसल की कटाई की जाती है ना, सारे लोग कटाई कर लेते हैं, तो एक फीस्ट के लिहाज से एक गेट टुगेदर अरेंज की जाती है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब हमने अपनी जो हार्वेस्ट, वो जो फसल की कटाई है वो प्रॉपरली और प्रोग्रेसली हमने उसको हार्वेस्ट कर ली है सारी की सारी। तो वो एक उसी खुशी में एक सुपर फीस्ट होता है, ठीक है। तो हार्वेस्ट सुपर इज द फोकल इंसिडेंट। सुपर फीस्ट को ही कहते हैं, खाने को कहते हैं, दावत को, ठीक है। इज द फोकल इंसिडेंट। फोकल इम्पोर्टेंट को कहते हैं, इम्पोर्टेंट या क्रूशल चीज, कोई इम्पोर्टेंट या खास टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स है ना, 3 ये जो सारी बुक्स के अंदर 3 इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। दीना मोरिस का, उसकी प्रीचिंग का, उसके लिए लोग असेंबल होते हैं, फिर ऑथर की बर्थडे के लिए असेंबल होते हैं, फिर एक हार्वेस्ट सुपर के लिहाज से सुपर के लिए सारे लोग असेंबल होते हैं एक जगह। तो ये 3 असेंबलीज बताई गई हैं बेसिकली, ठीक है। इतना समझ आ गया? पिछला यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। कोई इशू है तो पूछें। मैम जी जी पूछें। क्या हो गया? मैम कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, okay, next है, along with these parallels there are some contrasts as well which make plot coherent and add unity through diversity. कोहेरेंट का मतलब यह है, वही जो कोहेरेंट और कोहेरेंस जो है ना सेम हो जाता है। कोहेरेंस का मतलब है कि आप उसमें क्लैरिटी लेके आते हैं, एक सीक्वेंस लेके आते हैं। कोहेरेंट का मतलब यह है कि ग्रामेटिकली या इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से कुछ टेक्निक्स या टर्म्स यूज की जाती हैं। एक प्लॉट के अंदर जो है ना कोहेरेंट ऐड कर दिया जाता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐड किया जाता है। तो पैरेलल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, इसके नॉवल के अंदर जो है ना कंट्रास्ट भी नजर आएगा, लेकिन पैरेलल भी चीजें नजर आएंगी। यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो चीजें डिफरेंट होती हैं उनको आपस में उनकी आपस में आपको यूनिटी नजर आएगी इस नॉवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर इज फॉइल टू एडम। फॉइल क्या होता है? आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस में फॉइल पढ़ा हुआ है, किसी को कोई आइडिया हो या याद हो? क्या पढ़ा मैम? फॉइल। ऑथर इज फॉइल टू एडम। फॉइल का मतलब क्या होता है? फिर रुकावट को कहते हैं, ठीक है, किसी हर्डल को, डिफिकल्टी को, या टू मेक प्रिवेंट समवन टू सक्सीड टुवर्ड समथिंग, ठीक है, किसी को किसी चीज की तरफ सक्सीड होते हुए या सक्सेसफुल होते हुए प्रिवेंट करना या रोकना, कोई रुकावट को कहते हैं, ठीक है। ऑर्थर इज फॉइल टू एडम, यानी कि ऑर्थर जो एडम है हैटी को पसंद करता था, तो और उसके लिए ऑर्थर जो है ना एक रुकावट था उसके रास्ते में, जिसको उसने हटाने की कोशिश की थी और उल्टा हो गया था तीनों के साथ। एंड हैटी इज फॉइल टू डीना, और बाद में डीना के लिए जो है ना वो हैटी हमें फॉइल नजर आती है, क्योंकि वो हर्डल होती है, एक हर्डल के तौर पे नजर आती है कि एडम हैटी को पसंद करता था और हैटी उसकी जिंदगी से निकल नहीं रही थी। जब वो उसकी जिंदगी से निकली तो डीना उसकी जिंदगी में आई और दोनों की कोर्टशिप स्टार्ट हुई और दोनों की फिर शादी हुई। तो एक्चुअली हैटी इस सेंस में उसके लिए एक फॉइल नजर आती है हमें। और स्क्वायर इज फॉइल टू मिस्टर इरवाइन। और स्क्वायर जो आर्थर का जो ग्रैंडफादर था, वो
वो फॉइल था मिस्टर इरवाइन के लिए। एंड लिज़बेथ बेट इज फॉइल टू मिसिस पॉइसर। लिज़बेथ बेट जो है ये मदर है उसकी एडम बेट की, ठीक है, इज फॉइल टू मिसिस पॉइसर। मिसिस पॉइसर जो है ना वो गाइडेंस है हैटी सॉरल की, ठीक है। हैटी के आई थिंक फादर और मदर नहीं थे, उनका मेंशन नहीं किया गया नेम, तो उसकी सिर्फ गाइडेंस है मिस्टर एंड मिसिस पॉइसर। तो लिस्बeth बेट इज इक्वल टू मिसिस पॉइसर। सिमिलरली थाइस बेट यानी कि जो फादर है एडम बेट का इज इक्वल टू मार्टिन पॉइसर। मार्टिन पॉइसर जो है गाइडेंस था इसका, सॉरी, हेडी सॉरल का गाइडेंस, ठीक है। तो वो इसके लिए इस तरह से एक दूसरे के लिए रुकावट थे। अब किस तरह से रुकावट थे, जब आप आराम से बैठ के नॉवल की समरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। समरी पढ़ते हुए इस पेज को सामने रखना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे फॉइल था, ठीक है। राइट वेट इक्वल टू मार्टिन पॉइसन। आपस में सॉरी। के वो रिलेशनशिप के थोड़े इश्यूज चल रहे थे, और एडम बेट के हेडी सोरल के साथ उनके वो अच्छे रिलेशंस नहीं थे आपस में, फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो इसलिए एक दूसरे की राह में वो एक रुकावट की हैसियत से नजर आते हैं। द कैरेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट। एक दूसरे अपने अपने टेम्परामेंट होता है ना किसी का मजाज, ठीक है। कोई अपनी तबीयत, अलग अलग इंसान अपनी अपनी तबीयत का मालिक होता है, तो हर कोई एक दूसरे से डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इंटरलिंक है। इंटरलिंक कैसे है, अब ये देखिए सारे डिफरेंट थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इंटरलिंक थे। अब दाइस बेट को आप पढ़ेंगे, मार्टिन पॉइसर के साथ उसका वो चल रहा था, और इनका आपस में ऊपर एडम बेट का हैटी के साथ, हैटी का डायना के साथ, जीना के साथ, और ऑर्थर का, इस तरह से इनका आपस में चल रहा है। तो दोनों सब आपस में डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इंटरलिंक्ड है। They interact among themselves and no one can be excluded without affecting the structure of the plot। यानी कि अगर एक को भी किसी एक को भी एक्सक्लूड कर दिया जाए नॉवल के अंदर से, तो पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो उससे उस पर अफेक्ट पड़ेगा। The noteworthy feature of the evolution of the plot of Adam Bain is the controlled and slow pace through the which the plot is unfolded। यानी उसका जो एक नोटवर्दी फीचर आप नोटेबल चीज आप नजर आती है तो वो एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, एवोल्यूशन। हाँ जी, जल्दी ग्रो करना। हाँ जी, डेवलपमेंट को कहते हैं या ग्रोथ को कहते हैं। A noteworthy feature of the evolution of the plot of Adam Bain, इसके अंदर जो evolution आपको plot की नजर आएगी वो एक control form में नजर आएगी, and slow pace through which the प्लॉट इज अनफोल्डेड। प्लॉट इज अनफोल्डेड का मतलब ये है कि आपको एक स्लोली एक्शंस और रिएक्शंस होते हुए नजर आते हैं, और फिर प्लॉट अनफोल्ड होता है, आपके सामने चीजें खुल के सामने आती हैं। अनफोल्ड होता है ना, किसी चीज को आप खोलते हैं, फोल्ड जो है ना वो एक आपको बाय द टाइम सिचुएशन के साथ आपको नजर आती हैं, चीजें खुलती हैं आपके सामने। This is made deliberately slow and layeredly in order to harmonize with the slow rhythm of life in Hayslop। और ये बताता है दिस इज मेड डेलिबरेटली स्लो, और इस इन एलिमेंट्स की वजह से जो है नॉवल के अंदर आपको एक स्लो और एक रिदम नजर आएगी। लिटरली इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब कोऑर्डिनेट करना चीजों को आपस में, या कैरेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए उनको एक स्लो और एक रिदम में लेके चले, विद अ स्लो रिदम ऑफ लाइफ इन हेस्लोप के अंदर। एज डोरथी बी जेम्स सेज इन दिस कनेक्शन, अब ये क्रिटिक है डोरथी बी, द पेस ऑफ एडम बेड इज सेट टू मिसेस पॉइसर्स क्लॉक। जो मिसेस पॉइसर थी ना वो
इसमें जैसे हर नॉवल के अंदर इस नॉवल को जितना मास्टरपीस समझा गया है, इसी तरह से कहा जाता है कि इसमें फॉल्ट्स और वीकनेस भी हैं। अब वो क्या है, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इसका जो एंड है इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। वो क्रिटिसाइज उस पर किया गया कि एंडिंग इसकी बहुत अच्छी की गई है, जैसे कि यूजुअल नॉवल्स और अनरियलिस्टिक नॉवल्स होते हैं उनकी की गई है। इट हैज़ ऑल्सो बीन pointed out that the marriage of Adam and Dina seems unnatural and forced, a mere contemporary convention that the hero and heroine of novel must be happily united at the end. उनका ये कहना था कि डीना और एडम को इस तरह से अननेचुरली एंड पे उनकी शादी कर दी जाती है, एक फोर्स मैरिज करवा दी जाती है, मतलब कि उनका शादी करना नहीं बनता था फिर भी उनकी शादी करवा दी जाती है ये शो करने के लिए, एक क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि हीरो हीरोइन का नॉवल के एंड पे एक हैप्पी एंडिंग होती है, उनकी हैप्पीली मैरिड आफ्टर होते हैं वो। तो ये दिखाने के लिए इसकी एक इस तरह से एंडिंग की गई है जो कि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग एक नेचुरल और फोर्स मैरिज थी। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था, ये सेकंड क्रिटिसिज्म है जिसके ऊपर हुआ। Then Adam's love for Dina and the change which comes in Dina is not convincingly externalized. कहा जाता है कि एडम का जो लव था डीना के लिए बिल्कुल भी एक अननेचुरल लगता है, क्योंकि एडम उसकी तरफ हेडे की तरफ अट्रैक्टिव था और डीना की तरफ अट्रैक्टिव होना लाइक किसी की तरफ अट्रैक्टिव होना कोई लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कोई वजह होती है, लेकिन डीना की तरफ उसको अट्रैक्ट कर दिया गया है, फिर उसका उसके दोनों की कोर्टशिप दिखाई गई है, फिर एंड पे दोनों की शादी हो जाती है, तो इसको भी अननेचुरल समझा गया है। मैंने तब तक गुजारा ओके, इसके टोटल हम इसको फाइंड अप कर लेते हैं। ओके, कहा जाता है कि ये जो ऊपर जो है ना दो क्रिटिसिज्म हो गए, थर्ड क्रिटिसिज्म ये था कि एडम का जो लव था डीना के लिए वो अननेचुरल था, कि पहले वो हैटी की तरफ अट्रैक्टिव था, फिर बाद में एकदम से बताया जाता है कि डीना की तरफ हो गया, तो एक अननेचुरल लगता है। फिर जो चेंज आता है डीना के अंदर, जो कि सोच के बैठी हुई थी कि उसने कभी शादी नहीं करनी है और उसका रिलीजन की तरफ अट्रैक्शन थी उसकी, इसकी वजह से उसने जो सेथ बेट था ब्रदर ऑफ एडम बेट उसको उसने मना कर दिया था शादी के लिए। तो वो एकदम से वो कन्विंसिंगली नहीं लगता है, कि मतलब आप उसको देख के कन्विंस नहीं होते हैं कि एक नेचुरली कैसे हो सकता है एक लड़की सोच के बैठी हो कि उसने अपने मजहब को अपनी सारी जिंदगी देनी है, प्रीचिंग के पीछे जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है कि ये थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगा है। Some critics have raised their brows on too much moralizing. Brows raise their brows यानी कि आप किसी पे आप जो है ना वो माथे पे झुर्रियाँ लेके या इस तरह से ब्रो उठा के तो पॉइंट आउट करते हैं किसी को। Too much moralizing and intellectual approach of Eliot, while others opine that biblical language used by Dina looks unnatural. कहा जाता है कि डीना के थ्रू जो बिब्लिकल लैंग्वेज यानी कि जो मजहब के लिहाज से जो लैंग्वेज वो यूज की गई है वो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, और जो इंटरेक्टिव मॉरल अप्रोच है वो भी अननेचुरल है। उनका ये कहना था कि मॉरल वैल्यूज जो है ना एक गुडनेस बहुत ज्यादा ऐड कर दी गई है और किसी को इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा शो कर दिया गया है डीना के अंदर स्पेशली, कि उसको एक समझदार टाइप की लड़की बनाया गया है, जो कि रियल लाइफ में ऐसे कम लोग नजर आते हैं, तो ये अननेचुरल लगता है उनके लिहाज से। ये भी एक क्रिटिसिज्म था। Some critics also believe that the story should have ended with the conviction of Hattie, as her transportation violates the rule of probability. कहा जाता है कि इसको जहाँ पे हैटी को कन्विक्ट किया गया था उसके जुर्म के लिए, वहां पे एंड हो जाना चाहिए था, जिस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन वायलेट वो जो छोड़ के गई थी अपना जो है अपने जो कंट्री साइड छोड़ के गई थी अपने उसके पीछे ऑर्थर के पीछे द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ये आती है कि इसका या तो इसकी वैसे डेथ हो जाएगी या इसके साथ कुछ हो जाएगा, वहां पे एंड हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद होता है, ऑर्थर का बताया जाता है कि डेथ हो जाती है और उसका एंड हो जाता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड एंड था इसका। In fact, Dina Adam marriage shows a return to normalcy. Normalcy का मतलब है normalism से हटके। In Hair Slope, after the ripples which Hattie's unnatural actions have produced in his calm life. यहाँ पे एक वर्ड है रिपल्स। रिपल्स का मतलब ये है कि लहरें जो होती हैं, वेव्स, ठीक है। After the ripples which Hattie's unnatural actions had produced in its calm life.
यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो उसने एक वेव ये ना तो दीना और एडम की जो है वो मैरिज कैसे हो सकती है, हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है, ये नॉर्मल से हट के है। ठीक है, शोज अ रिटर्न टू नॉर्मलसी इन हेस्लॉक, यानी कि नॉर्मलसी दिखाई गई है ये अननेचुरल लगती है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। इट हैज आल्सो यहाँ पे इट हैज आल्सो ही आएगा शोज इलियट सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस। यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ एक दो मैं आपको मेंशन नहीं कर पा सकती हूँ अभी ना। ये मेरे पास मेरे नेट इंटरनेट का बहुत सारा इशू आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि जो मैंने आपको मेंशन नहीं करवाई है मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ओके। इट आल्सो हैज शोज इलियट सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस, सिनर्स आर पनिश्ड एंड गुड आर रिवॉर्डेड। पोएटिक जस्टिस यही होती है कि आप किसी के साथ इंसाफ करना, यानी कि जिन्होंने गुनाह किए हैं उनको पनिश किया जाना और जिन्होंने अच्छाई की उनको रिवॉर्ड दिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर जो होता है उसकी स्टेटमेंट को आप फॉलो करके उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एंड पे इस तरह से लिखते हैं ना कि दस द नॉवल बिकम्स एन ऑर्गेनिक होल इन विच द स्टोरी, इस तरह से उसने लिख के एक कंक्लूड कर दिया है अपने जो स्टेटमेंट थी ना उसको लिखते हुए उसने अपना जो आंसर है उसको कंक्लूड कर दिया है। तो आप इस तरह से जब आप स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं ना फिर आप एंड पे वही स्टेटमेंट यूज करते हुए बताते हैं कि यानी कि हमने जो पीछे बात की है उसको लेके हम ये कह सकते हैं कि वाकई एक जो नॉवल है उसके अंदर इस तरह से इवेंट्स होते हैं या जो भी प्लॉट कंस्ट्रक्शन है इस तरह से हुई है। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट है जो आपके वो स्टार्ट में हमने डिस्कस की है, गिवन है। In this novel, not only the story and characters are integrated with their social environment, सिर्फ स्टोरी कैरेक्टर्स ही जो है वो आपस में सोशल इन्वायरमेंट के साथ ज्वाइन नहीं है बल्कि दे आर आल्सो वेल इंटीग्रेटेड विद फिजिकल इन्वायरमेंट। सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट नहीं बल्कि फिजिकल इन्वायरमेंट से भी वो जॉइंट हैं, यूनाइटेड हैं आपस में। एज ए कैरेक्टर्स इन द लोम शायर जो है ना ये कंट्री है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। नॉट ओनली हैज इट्स कंट्री उस टाइम पे था, अभी आई डोंट नो इसको एक सिटी फॉर्म में शायद लेते हैं या फिर एक जो है ना वो प्लेस होल्डर की तरह से ना जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो है ना वो रूल करती है, तो इसको लोम शायर उस टाइम पे एक कंट्री था। नॉट ओनली हैज इट सॉफ्टनेस एंड फर्टिलिटी, यानी कि इस जो वो जो जगह थी जहाँ पे वो रह रहे थे वो कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ये इनकी उस जगह की सॉफ्टनेस और फर्टिलिटी नहीं थी बल्कि बट दे हैव आल्सो इट्स हार्डनेस एंड इट्स स्पिरिचुअल डेडनेस, यानी कि वहाँ पे सिर्फ आपको सोशल इन्वायरमेंट नहीं मिलता बल्कि आपको फिजिकल इन्वायरमेंट भी मिलता है। वहाँ पे आपको सॉफ्टनेस मिलती है तो एक तरफ हार्डनेस भी मिलती है, एक तरफ स्पिरिचुअल डेडनेस भी मिलती है, जो कि आपने जाना देखी है हर कैरेक्टर के थ्रू देखी है कि उनकी स्पिरिचुअल डेडनेस कैसे है, हार्डनेस कहाँ पे होती है, सॉफ्टनेस कहाँ पे होती है। तो दोनों चीज़ें ऑब्वियसली रियलिटी में दोनों चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है। कोई भी इंसान किसी तरह से परफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई जगह किसी तरह से परफेक्ट हो सकती है। लीना इज प्रीचिंग ऑन हे स्लोप ग्रीन स्लीव्स, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे लीना जब वो प्रीच कर रही होती है हे स्लोप के अंदर तो ग्रीन लीव्स पे बैठ रहती थी, बट द ऑडियंस विद रेयर एक्सेप्शंस रिमेन अनटच्ड। लेकिन ऑडियंस जो है एक तरफ ऑडियंस का उस तरफ वो फोकस नहीं होता और वो जो है उसकी तरफ अनटच रहते हैं और अपनी ऑडियंस का भी उस तरह से लाइक इतना डिटेल में उनकी जो एक कहने के रिलेशन है टुवर्ड्स नेचर उस तरह से नहीं बताया जाता क्योंकि रियलिस्टिक नॉवल है, इसके अंदर रोमांटिसिज्म फिर हो जाएगा, वो रोमांटिसिज्म के पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर नेचर को के साथ ऑडियंस को भी इस तरह से ज्वाइन किया जाए ना, इंटीग्रेट किया जाए तो फिर वो रोमांटिसिज्म के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रीन लीव्स या नेचर के साथ थोड़ा सा कंडक्ट किया गया है, किसी को इंटरेक्ट किया गया है तो वो हेज लॉग के अंदर जीना नजर आती है प्रीचिंग करते हुए, अदरवाइज ऑडियंस में आपको कोई नजर नहीं आता। दे आर नॉट रिसेप्टिव टू रिलीजन। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लेके रेलिवेंट नहीं होगा, हाँ रेलिवेंट रेलिवेंट, रेलिवेंट भी कह सकते हैं, इसमें यानी वो रिलीजन से खुद को
कनेक्ट नहीं रखा हुआ था, उन्होंने उस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं थे कि वो रिलीजन की तरफ अपने आप को कनेक्ट रखते। ठीक है, फॉर देयर लाइफ ऑफ ईज एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, अपनी जिंदगी का जो ईज कहते हैं एफर्ट करना, किसी किसी जैसा, आसानी, हाँ आसानी। आसानी, एफर्ट करना, इस सेंस में आता है। तो वो जो ज़िंदगी के उनके एफर्ट्स हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं या जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें वो रिलीजन को उस तरह से फोकस नहीं करते हैं। एंड सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं अपने आप को जो प्रायोरिटी देते हैं। प्लेजर सीकिंग जो होते हैं ना पीपल, अपने आप को अपने प्लेजर के लिए, यानी कि अपने आप को खुश रखना। अपने आप को खुश रखना, अपनी खुशी के पे फोकस करना, उनको सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं। हैज मेड देम स्पिरिचुअल डेड, यानी कि उनको बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने मजहब से दूरी और अपनी जिंदगी के जो प्लेजर्स हैं और एफर्ट्स हैं उनके पीछे भागने वाले, और जो खुद अपने आप पे फोकस करने वाले, ज्यादा अपने आप पे जो सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं। फिर उनका ज़मीर फिर जो है ना वो मर जाता है, मतलब वो दूसरों के बारे में या गुड डीड्स के बारे में वो नहीं सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड एडम इज हार्ड एंड सेल्फ राइटियस, एडम जो है वो एक हार्ड और सेल्फ राइटियस पर्सन है। हैटी इज स्टबन या बहुत जिद्दी होते हैं जो। एंड आर्थर इज सेल्फ इंडल्जेंट, और जो आर्थर है वो सेल्फ इंडल्जेंट है, जो अपनी प्लेजर के लिए उसने हैटी को यूज किया। बट ऑल दिस कैरेक्टर्स डेवलप विद द ग्रोथ ऑफ प्लॉट, उनकी जो ग्रोथ है वो प्लॉट के साथ होती हुई नजर आती है नॉवल के अंदर। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द नेचुरल बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल चेंजेस विद द चेंज इन द फॉर्चून ऑफ पुअर हैटी, यानी कि उसके जो फॉर्चून है, उसके जो एक पेट उसकी चल रही है, उसके चेंज के लिहाज से उसका जो नेचुरल बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के साथ बुरा टाइम चल रहा है या हार्श टाइम चल रहा है तो वो तूफान या बारिश या इस तरह का दिखाते हैं environment. Her early happy life is passed in the healthy environment of Heslow. Early life जो उसने बहुत एक सिली टाइप का जो होती हैं लड़कियां, अपने आप में रहने वाली, तो जी हो गई पालसा नमक ला के environment में उसने जो है वो। दूजी कॉलेज बात है From here she goes to the barren and rocky stony shire. Barren means बंजर, किसी वेस्ट या बंजर। हाँ जी, वेस्ट जो लैंड होती है ना उसको कहते हैं वेस्ट टाइप का जो लैंड का एरिया, या बंजर जहाँ पे आबादी कम होती है। शी गोज टू द बैरन एंड रॉकी स्टोन शायर वेयर शी इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ, और उस जो वो बंजर इलाके में जाती है जहाँ पे अपने वो बच्चे को छोड़ आती है, और चाइल्ड मर्डर के इल्जाम में वेयर शी इज कन्विक्टेड, उसको फिर जो वो सजा मिलती है एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। Thus the seasonal changes are also very carefully noted. Seasonal changes जो सीजन के लिहाज से चेंजेस आते हैं नॉवल के अंदर, जैसे इंडियन जो सीरीज हैं उसमें सीजनल या जो उनके त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, वो उनके जो ड्रामा है उसके अंदर भी जो है ना दिखाए जा रहते हैं। तो सीजनल चेंजेस ये होती है कि सीजन के लिहाज से नॉवल के अंदर भी दिखाया जाता है कि अब ये सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में कैरेक्टर्स को उस लिहाज से वो एक्ट करवाया जाता है। Carefully noted and well integrated with the changing fortunes of the major characters. उनकी जो fortunes हैं, जिस तरह से changes आती हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी किस्मत में changes आती हैं, उस लिहाज से जो है वो seasonal changes लेके आए, उनको join किया जाता है, बल्कि किया गया है नॉवल के अंदर। Furthermore, the heterogeneous material of the novel has been organized in an elaborate system of parallelism and contrast. Parallelism वही आ गया, and contrast जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। heterogeneous मटेरियल होता है ऐसा मटेरियल जिसको जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है या डिफरेंट टाइप के होते हैं चीज़ें। ठीक है, heterogeneous जो आपस में डिफरेंट होती हैं या अपोजिट होती हैं। Material of the novel has been organized in an elaborate system of parallelism and contrast, यानी कि एक पैरेलल एक सीक्वेंस के साथ, एक बैलेंस के साथ लेके अपोजिट चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है। The 6 books of the novel divide themselves into 3 symmetrical parts. ये इस नॉवल की 6 बुक्स हैं और इनको कहा जाता है कि 3 symmetrical parts में इसको डिवाइड किया जाता है।
ईच विद अ सेंट्रल मोटिव ऑफ इट्स ओन। हर एक जो है ना अपने आप में एक सेंट्रल मोटिव को शो कर रही है, ठीक है। सेंट्रल मोटिव होता है एक पैटर्न, एक जो फॉर्म या पैटर्न को कहते हैं। द सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बुक वन इज द असेंबली ऑफ द विलेजर्स टू हेयर द प्रीचिंग ऑफ जीना मोरिस, ठीक है। यानी कि हर एक जो एक सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, उसका मतलब यह है कि हर बुक के अंदर जो सेंटर आइडिया है या सेंट्रल फोकस जो होता है ना वो है। तो बुक वन के अंदर सेंट्रल फोकस जो था ना वो ये था कि असेंबली ऑफ विलेजर्स, यानी कि विलेजर्स का असेंबल होना, एक जगह पे इकट्ठे होना, टू हेयर द प्रीचिंग ऑफ जीना मोरिस, जो वो तबलीग के सिस्टम में जो प्रीचिंग के लिए जो करती थी लोगों को, जैसे यहाँ पे बयान वगैरह किया जाता है, इस तरह से वो लोगों को प्रीचिंग करती थी लोगों की, तो वो उसको सुनने के लिए लोग वहाँ पे असेंबल होते थे। तो वो बुक वन में वो चीज़ दिखाई गई है। इन बुक थ्री द सेंट्रल इंसिडेंट इज द असेंबली ऑफ द विलेजर्स। सेंट्रल इंसिडेंट जो होता है ना बुक थ्री में, एक सेंट्रल इंसिडेंट है, उसमें विलेजर्स को एक ऑनर के तौर पे, ऑथर का बर्थडे होता है, उसमें ऑनर के तौर पे उनको बुलाया जाता है फीस्ट के लिए, ठीक है। फीस्ट होता है ना दावत या कोई खाने की दावत देना, तो खाने की दावत दी जाती है सारे विलेजर्स को, वहाँ पे वो असेंबल होते हैं। तो वो जो सेंट्रल इंसिडेंट है ना वो बुक थ्री में होता है। तो जो उन्होंने 5 to 6 बुक्स में जो सेंट्रल आइडियाज है ना या सेंट्रल पॉइंट्स हैं, हर वो उन्होंने 3 पार्ट्स कहे हैं। एक पार्ट ये था दीना मोरिस का, दूसरा ऑर्थर के बर्थडे वाला, ठीक है, जो बुक 3 में हुआ। और इन बुक 6 द हार्वेस्ट सुपर इज द फोकल इंसिडेंट। हार्वेस्ट सुपर जब फसल की कटाई की जाती है तो उसके उसमें जो है लोग ये बहुत सारे आपको फोकलोर सुनने को मिलेंगी कि हमारे शायद इलाके में नहीं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब फसल की कटाई की जाती है ना, सारे लोग कटाई कर लेते हैं, तो एक फीस्ट के लिहाज से एक गेट टुगेदर अरेंज की जाती है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब हमने अपनी जो हार्वेस्ट, वो जो फसल की कटाई है वो प्रॉपरली और प्रोग्रेसली हमने उसको हार्वेस्ट कर ली है सारी की सारी। तो वो एक उसी खुशी में एक सुपर फीस्ट होता है, ठीक है। तो हार्वेस्ट सुपर इज द फोकल इंसिडेंट। सुपर फीस्ट को ही कहते हैं, खाने को कहते हैं, दावत को, ठीक है। इज द फोकल इंसिडेंट। फोकल इम्पोर्टेंट को कहते हैं, इम्पोर्टेंट या क्रूशल चीज, कोई इम्पोर्टेंट या खास टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स है ना, 3 ये जो सारी बुक्स के अंदर 3 इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। जीना मोरिस का, उसकी प्रीचिंग का, उसके लिए लोग असेंबल होते हैं, फिर ऑथर की बर्थडे के लिए असेंबल होते हैं, फिर एक हार्वेस्ट सुपर के लिहाज से सुपर के लिए सारे लोग असेंबल होते हैं एक जगह। तो ये 3 असेंबलीज बताई गई हैं बेसिकली, ठीक है। इतना समझ आ गया? पिछला यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। कोई इशू है तो पूछें। मैम जी जी पूछें। क्या हो गया? मैम कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। Okay, next है, along with these parallels, there are some contrasts as well, which make plot coherent and add unity through diversity. कोहेरेंट का मतलब यह है, वही जो कोहेरेंट और कोहेरेंस जो है ना सेम हो जाता है। कोहेरेंस का मतलब है कि आप उसमें क्लैरिटी लेके आते हैं, एक सीक्वेंस लेके आते हैं। कोहेरेंट का मतलब यह है कि ग्रामेटिकली या इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से कुछ टेक्निक्स या टर्म्स यूज की जाती हैं। एक प्लॉट के अंदर जो है ना कोहेरेंट ऐड कर दिया जाता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऐड किया जाता है। तो पैरेलल आपको यहाँ पे नजर आएंगी, इसके नॉवल के अंदर जो है ना कंट्रास्ट भी नजर आएगा, लेकिन पैरेलल भी चीजें नजर आएंगी। यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो चीजें डिफरेंट होती हैं उनको आपस में उनकी आपस में आपको यूनिटी नजर आएगी इस नॉवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर इज फॉइल टू एडम। फॉइल क्या होता है? आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस में फॉइल पढ़ा हुआ है, किसी को कोई आइडिया हो या याद हो? क्या पढ़ा मैम? फॉइल। ऑथर इज फॉइल टू एडम। फॉइल का मतलब क्या होता है? फिर रुकावट को कहते हैं, ठीक है, किसी हर्डल को, डिफिकल्टी को, या टू मेक प्रिवेंट समवन टू सक्सीड टुवर्ड समथिंग, ठीक है, किसी को किसी
चीज की तरफ सक्सीड होते हुए या सक्सेसफुल होते हुए प्रिवेंट करना या रोकना, कोई रुकावट को कहते हैं। ठीक है, आर्थर इज लॉयल टू एडम, यानी कि आर्थर जो एडम है हैटी को पसंद करता था, तो और उसके लिए आर्थर जो है ना एक रुकावट था उसके रास्ते में, जिसको उसने हटाने की कोशिश की थी और उल्टा हो गया था तीनों के साथ। एंड हैटी इज लॉयल टू डीना, और बाद में डीना के लिए जो है ना वो हैटी हमें फॉइल नजर आती है, क्योंकि वो हर्डल होती है, एक हर्डल के तौर पे नजर आती है कि एडम हैटी को पसंद करता था और हैटी उसकी जिंदगी से निकल नहीं रही थी। जब वो उसकी जिंदगी से निकली तो डीना उसकी जिंदगी में आई और दोनों की कोर्टशिप स्टार्ट हुई और दोनों की फिर शादी हुई। तो एक्चुअली हैटी इस सेंस में उसके लिए एक फॉइल नजर आती है हमें। और स्क्वायर इज फॉइल टू मिस्टर इरवाइन। और स्क्वायर जो आर्थर का जो ग्रैंडफादर था वो फॉइल था मिस्टर इरवाइन के लिए। एंड लिज़बeth बेट इज फॉइल टू मिसिस पॉइसर। लिज़बeth बेट जो है ये मदर है उसकी एडम बेट की, ठीक है, इज फॉइल टू मिसिस पॉइसर। मिसिस पॉइसर जो है ना वो गाइडेंस है हैटी सॉरल की, ठीक है। हैटी के आई थिंक फादर और मदर नहीं थे, उनका मेंशन नहीं किया गया नेम, तो उसकी सिर्फ गाइडेंस है मिस्टर एंड मिसेस पॉइसर। तो लिज़बeth बेट इज इक्वल टू मिसेस पॉइसर। सिमिलरली थाइस बेट यानी कि जो फादर है एडम बेट का इज इक्वल टू मार्टिन पॉइसर। मार्टिन पॉइसर जो है गाइडेंस था इसका सॉरी हैटी सॉरल का गाइडेंस, ठीक है। तो वो इसके लिए इस तरह से एक दूसरे के लिए रुकावट थे। अब किस तरह से रुकावट थे, जब आप आराम से बैठ के नॉवल की समरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। समरी पढ़ते हुए इस पेज को सामने रखना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे फॉइल थे, ठीक है। राइट वेट इक्वल टू मार्टिन पॉइसन। आपस में के वो रिलेशनशिप के थोड़े इश्यूज चल रहे थे और एडम बेट के हैटी सॉरल के साथ उनके वो अच्छे रिलेशंस नहीं थे, आपस में फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो इसलिए एक दूसरे की राह में वो एक रुकावट की हैसियत से नजर आते हैं। द कैरेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट। एक दूसरे अपने अपने टेम्परामेंट होता है ना किसी का मजाज, ठीक है, कोई अपनी तबीयत अलग अलग इंसान अपनी अपनी तबीयत का मालिक होता है, तो हर कोई एक दूसरे से डिफरेंस है लेकिन फिर भी इंटरलिंक है। इंटरलिंक कैसे है, अब ये देखिए सारे डिफरेंस थे एक दूसरे से लेकिन फिर भी इंटरलिंक थे। अब दाइस बेट को आप पढ़ेंगे, मार्टिन पॉइसर के साथ उसका वो चल रहा था और इनका आपस में ऊपर एडम बेट का हैटी के साथ, हैटी का डायना के साथ, जीना के साथ और ऑर्थर का, इस तरह से इनका आपस में चल रहा है। तो दोनों सब आपस में डिफरेंट है एक दूसरे से लेकिन फिर भी इंटरलिंक्ड है। They interact among themselves and no one can be excluded without affecting the structure of the plot। यानी कि अगर एक को भी किसी एक को भी एक्सक्लूड कर दिया जाए नॉवल के अंदर से तो पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो उससे उस पर अफेक्ट पड़ेगा। The noteworthy feature of the evolution of the plot of Adam Bain is the controlled and slow pace through the which the plot is unfolded। यानी उसका जो एक नोटवर्दी फीचर आप नोटेबल चीज आप नजर आती है तो वो एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, एवोल्यूशन। हाँ जी, जल्दी ग्रो करना। हाँ जी, डेवलपमेंट को कहते हैं या ग्रोथ को कहते हैं। A noteworthy feature of the evolution of the plot of Adam Bain, इसके अंदर जो evolution आपको plot की नजर आएगी वो एक control form में नजर आएगी and slow pace through which the plot is unfolded। plot is unfolded का मतलब ये है कि आपको एक slowly actions और reactions होते हुए नजर आते हैं और फिर plot unfold होता है, आपके सामने चीजें खुल के सामने आती हैं। unfold होता है ना किसी चीज को आप खोलते हैं, fold जो है ना वो एक आपको बाय द टाइम सिचुएशन के साथ आपको नजर आती हैं, चीजें खुलती हैं आपके सामने। This is made deliberately slow and layeredly in order to harmonize with the slow rhythm of life in Hayslop। और ये बताता है दिस इज मेड डेलिबरेटली स्लो और इस इन एलिमेंट्स की वजह से जो है नॉवल के अंदर आपको एक स्लो और एक रिदम नजर आएगी। लेजरली इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब
कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को आपस में या कैरेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए उनको एक स्लो और एक रिदम में लेके चले विद अ स्लो रिदम ऑफ लाइफ इन हेस्लॉक के अंदर एज डोरथी वी जेम्स सेज इन दिस कनेक्शन अब ये क्रिटिक है डोरथी वी द पेस ऑफ एडम वेड इज सेट टू मिसेस पॉइसर्स क्लॉक जो मिसेस पॉइसर थी ना वो इसमें जैसे हर नॉवल के अंदर इस नॉवल को जितना मास्टरपीस समझा गया इसी तरह से कहा जाता है कि इसमें फॉल्ट्स और वीकनेस भी हैं। अब वो क्या है, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इसका जो एंड है इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। वो क्रिटिसाइज उस पर किया गया कि एंडिंग इसकी बहुत अच्छी की गई है, जैसे कि यूजुअल नॉवल्स और अनरियलिस्टिक नॉवल्स होते हैं उनकी की गई है। इट हैज़ ऑल्सो बीन pointed out that the marriage of Adam and Dina seems unnatural and forced, a mere contemporary convention that the hero and heroine of novel must be happily united at the end. उनका ये कहना था कि डीना और एडम को इस तरह से अननेचुरली एंड पे उनकी शादी कर दी जाती है, एक फोर्स मैरिज करवा दी जाती है, मतलब कि उनका शादी करना नहीं बनता था फिर भी उनकी शादी करवा दी जाती है ये शो करने के लिए, एक क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि हीरो हीरोइन का नॉवल के एंड पे एक हैप्पी एंडिंग होती है, उनकी हैप्पीली मैरिड आफ्टर होते हैं वो। तो ये दिखाने के लिए इसकी एक इस तरह से एंडिंग की गई है जो कि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग एक नेचुरल और फोर्स मैरिज थी। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था, ये सेकंड क्रिटिसिज्म है जिसके ऊपर हुआ। Then Adam's love for Dina and the change which comes in Dina is not convincingly externalized. कहा जाता है कि एडम का जो लव था डीना के लिए बिल्कुल भी एक अननेचुरल लगता है, क्योंकि एडम उसकी तरफ हेडी की तरफ अट्रैक्टिव था और डीना की तरफ अट्रैक्टिव होना लाइक किसी की तरफ अट्रैक्टिव होना कोई लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कोई वजह होती है, लेकिन डीना की तरफ उसको अट्रैक्ट कर दिया गया है, फिर उसका उसके दोनों की कोर्टशिप दिखाई गई है, फिर एंड पे दोनों की शादी हो जाती है, तो इसको भी अननेचुरल समझा गया है। ने तब तक गुजारा ओके इसके टोटल हम इसको फाइंड अप कर लेते हैं। ओके कहा जाता है कि ये जो ऊपर जो है ना दो क्रिटिसिज्म हो गए, थर्ड क्रिटिसिज्म ये था कि एडम का जो लव था डीना के लिए वो अननेचुरल था, कि पहले वो हैटी की तरफ अट्रैक्टिव था, फिर बाद में एकदम से बताया जाता है कि डीना की तरफ हो गया, तो एक अननेचुरल लगता है। फिर जो चेंज आता है डीना के अंदर, जो कि सोच के बैठी हुई थी कि उसने कभी शादी नहीं करनी है और उसका रिलीजन की तरफ अट्रैक्शन थी उसकी, इसकी वजह से उसने जो सेथ बेट था ब्रदर ऑफ एडम बेट उसको उसने मना कर दिया था शादी के लिए। तो वो एकदम से वो कन्विंसिंगली नहीं लगता है, कि मतलब आप उसको देख के कन्विंस नहीं होते हैं कि एक नेचुरली कैसे हो सकता है एक लड़की सोच के बैठी हो कि उसने अपने मजहब को अपनी सारी जिंदगी देनी है, प्रीचिंग के पीछे जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है कि ये थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगा है। Some critics have raised their brows on too much moralizing. Brows raise their brows यानी कि आप किसी पे आप जो है ना वो माथे पे झुर्रियाँ लेके या इस तरह से ब्रो उठा के तो पॉइंट आउट करते हैं किसी को। Too much moralizing and intellectual approach of Eliot, while others opine that biblical language used by Dina looks unnatural. कहा जाता है कि डीना के थ्रू जो बिब्लिकल लैंग्वेज यानी कि जो मजहब के लिहाज से जो लैंग्वेज वो यूज़ की गई है वो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, और जो इंटरेक्टिव और मॉरल अप्रोच है वो भी अननेचुरल है। उनका ये कहना था कि मॉरल वैल्यूज जो है ना एक गुडनेस बहुत ज़्यादा ऐड कर दी गई है और किसी को इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा शो कर दिया गया है डीना के अंदर स्पेशली, कि उसको एक समझदार टाइप की लड़की बनाया गया है, जो कि रियल लाइफ में ऐसे कम लोग नजर आते हैं, तो ये अननेचुरल लगता है उनके लिहाज से। ये भी एक क्रिटिसिज्म था। Some critics also believe that the story should have ended with the conviction of Hattie, as her transportation violates the rule of probability. कहा जाता है कि इसको जहाँ पे हैटी को कन्विक्ट किया गया था उसके जुर्म के लिए, वहां पे एंड हो जाना चाहिए था, जिस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन वायलेट वो जो
जो छोड़ के गई थी अपना जो है अपने जो कंट्री साइड छोड़ के गई थी अपने उसके पीछे ऑर्थर के पीछे द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये आती है कि इसका या तो इसकी वैसे डेथ हो जाएगी या इसके साथ कुछ हो जाएगा वहाँ पे एंड हो जाएगा इसके बाद कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी इसके बाद होता है ऑर्थर का बताया कुछ भी नहीं जाता आ है कि डेथ हो जाती है और उसका एंड हो जाता है तो ये अनएक्सपेक्टेड एंड था इसका In fact, Dina Adam marriage shows a return to normalcy. Normalcy का मतलब है normal चीजों से हटके. In his love, after the ripples which Hetty's unnatural actions have produced in his calm life. यहाँ पे एक वर्ड है ripples. Ripples का मतलब ये है कि लहरें जो होती हैं waves, ठीक है आफ्टर द रिपल्स विच हैटीज अननेचुरल एक्शन हैव प्रोड्यूस्ड इन इट्स काम लाइफ यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो उसने एक वेव ये ना तो दीना और एडम की जो है वो मैरिज कैसे हो सकती है हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है ये नॉर्मल से हट के है ठीक है शोज अ रिटर्न टू नॉर्मलसी इन हेस्लॉक यानी कि नॉर्मलसी दिखाई गई है ये अननेचुरल लगती है according to critics. It has also यहाँ पे it has also ही आएगा shows Iliad's sense of poetic justice यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ एक दो मैं आपको मेंशन नहीं कर पा सकती हूँ अभी ना ये मेरे पास मेरे इंटरनेट का बहुत सारा इशू आ रहा है मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि जो मैंने आपको मेंशन नहीं करवाई है मैं आपको मैसेज कर दूंगी ठीक है ओके इट आल्सो हैज शोज इलियट सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस सिनर्स आर पनिश्ड एंड गुड आर रिवॉर्डेड पोएटिक जस्टिस यही होती है कि आप किसी के साथ इंसाफ करना यानी कि जिन्होंने गुनाह किए हैं उनको पनिश किया जाना और जिन्होंने अच्छाई की उनको रिवॉर्ड दिया